चिराग पासवान 10 मार्च को एनडीए छोड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि वो अब एनडीए में नहीं रहेंगे। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन से मिल रहे ऑफर की ओर उनके जाने के पूरे आसार हैं, इसके भी संकेत हैं। और इसकी पूरी वजह है कि अपनी राजनीतिक जमीन को खोज रहे हैं चिराग पासवान, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासत की, एनडीए और इंडिया की सियासत की, लोकसभा चुनाव 2024 की जो ठन गई सियासत है उस बारे में, जिसमें बिहार सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ एनडीए की 40 में से 39 लोकसभा सीटें आती हैं। बिहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने है। बिहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर बिहार पर एनडीए की पकड़, बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई तो इसका मतलब 2024 में 272 का मैजिक फिगर पाना एक दूर की कौड़ी साबित होगी। इसी में सबसे बड़ा किरदार है चिराग पासवान। सबसे बड़ा क्यों? उनके पास तो कोई एमएलए भी नहीं है। एक एमएलए था, वो भी चला गया जेडीयू में। और सांसद इकलौते हैं चिराग पासवान। फिर भी वो इतने बड़े स्टेक होल्डर क्यों हैं कि जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे होते हैं तब जेपी नड्डा जी अपने स्पेशल विमान में उनको बिठा करके चिराग पासवान को शपथ ग्रहण समारोह में लाते हैं। लेकिन यही चिराग पासवान जब बेगूसराय और मोतिहारी में नरेंद्र मोदी जी की सभा में नहीं जाते हैं, तब वही जेपी नड्डा क्यों कुछ नहीं कर पाते हैं? इसी बात को समझने की जरूरत है। जो निराशा, जो कुंठा, जो पीड़ा चिराग पासवान को एनडीए में रहते हुए बीजेपी से मिले हैं, उसका एहसास अब हो रहा है चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने क्या कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए। एनडीए में रह करके भी एनडीए के घटक दल जेडीयू को हराने के लिए उन्होंने उम्मीदवारों की झड़ी लगा दी और नीतीश कुमार को छोटा भाई बना दिया। बीजेपी की आकांक्षा पूरी कर दी, उम्मीद पूरी कर दी और हनुमान बने रहे। हर इस बात के बावजूद वो हनुमान बने रहे कि उनके सभी लोकसभा के साथियों को तोड़ करके अलग पार्टी बना ली गई और नरेंद्र मोदी जी ने सबको मंत्री बना दिया। भाई, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने वाली तो बीजेपी थी, फिर भी चिराग पासवान ने अपमान का घूंट सहा। उनको लगा कि चीजें ठीक हो जाएंगी या हम चीजें ठीक कर लेंगे। उनके सामने लोकसभा चुनाव था, उनके सामने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ संघर्ष का भी एक लक्ष्य था। लेकिन नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ संघर्ष का लक्ष्य तो बीजेपी ने ऐसे ध्वस्त कर दिया कि चिराग देखते रह गए। बिहारी फर्स्ट, बिहारी प्राइड का नारा देने वाले चिराग पासवान नीतीश की नीतियों से बिल्कुल सहमत नहीं, लेकिन फिर भी उनको शपथ ग्रहण में आना पड़ा। मन मारकर आ तो गए, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ उस पर गौर कीजिए। और ताजा खबर क्या है उस पर गौर कीजिए। बीते कुछ दिनों से, लगभग हफ्ते से 10 दिन से ये हालत है कि चिराग पासवान ने अपने आप को एक्सपोजर वाले पोजीशन से दूर कर लिया है। उन्होंने उनकी जो कुछ भी होर्डिंग्स बन रही है, मैंने तो टांग रखी है, आप देखिए। चिराग पासवान कहीं भी, कहीं एनडीए का जिक्र नजर आता है, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नजर आता है, कहीं बीजेपी का जिक्र नजर आता है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी की तस्वीर लगा रहे हैं, अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। और ये वैशाली में जो 10 मार्च को रैली करने जा रहे हैं उसका पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पोस्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रैली
वो अकेले करने वाले हैं। एनडीए की रैली नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की भी रैली नहीं है कि आप कह दें कि इंडिया गठबंधन में चले गए। लेकिन एनडीए से दूर हो गए हैं चिराग पासवान। इनकी मुलाकात बीजेपी नेताओं से नहीं हो रही है, इनकी बात बीजेपी नेताओं से नहीं हो रही है। बीजेपी नेता लगातार इनके संपर्क में रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये संपर्क बनाए हुए नहीं हैं, क्योंकि ये जो बीते एक हफ्ते से जो कवायद चली है, उस कवायद में नीतीश कुमार ने एक तरह से चिराग पासवान को एनडीए के भीतर साइड कर दिया है। और इसका एहसास हुआ है चिराग पासवान जी को, जब नरेंद्र मोदी सभा में मंच पर एलजेपी के तमाम सांसदों को बिठाते हैं, नीतीश कुमार को बड़ा वाला माला उसके भीतर बुलाते हैं, लेकिन चिराग पासवान की कमी को महसूस नहीं करते। अरे नरेंद्र मोदी जी भाषण से ही चिराग पासवान का नाम ले लेते, अपनी भाषण में ही ले लेते, कुछ तारीफ ही कर देते, तो चिराग पासवान की गैर मौजूदगी और उसकी जो पीड़ा है, जिस वजह से ये गैर मौजूदगी है, उस पर मरहम लग जाता। लेकिन नहीं, ऐसा ऐसा महसूस कराया गया जैसे हमारे लिए चिराग पासवान कुछ है ही नहीं, तुच्छ है। अब इस परिस्थिति में आखिरकार चिराग पासवान क्या करें? समय निकलता जा रहा है, सीट शेयरिंग सामने नहीं आ रही है, ऐलान जानबूझकर रोका जा रहा है, ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही कि चुनाव का ऐलान हो और इतना वक्त न रह जाए कि चुनाव की तैयारी कर सके चिराग पासवान। बस चिराग पासवान ने लाइन ले ली कि अब नहीं रहना है हमें एनडीए में। और चिराग पासवान एनडीए में क्यों नहीं रहना चाहते, वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जिन 6 सीटों को मांगा, वो 6 सीटें वही हैं जिन पर उनके सांसद हैं। उस पर एक नजर डालें तो वो 6 सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं एनडीए के भीतर। वो है हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, जमुई से वो स्वयं सांसद हैं, वैशाली और नवादा। इसमें हाजीपुर वो सीट है जहां से रामविलास पासवान जी सांसद हुआ करते थे। बीते चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, वो राज्यसभा में चले गए थे। और इस बार इस सीट को चिराग पासवान पाना चाहते हैं, लेकिन पारस पासवान उनको ये सीट छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से ये कलह बहुत आगे बढ़ गया है, ये जो झगड़ा है बहुत आगे बढ़ गया। और बीजेपी जो इस झगड़े का कारण है, जिसने एलजेपी को 2 हिस्सों में तोड़ा और ये बताते हुए तोड़ा कि हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, पॉलिटिकली आपको खड़ा होने में मदद करेंगे। लेकिन राजनीति ऐसी चीज होती है कि कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं होता। जब ये कमिटमेंट किया जा रहा था, तब बीजेपी का लक्ष्य नीतीश कुमार को कट शॉर्ट करना था। और बाद में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए इसी पीड़ा के कारण, तो लगभग वही पीड़ा आज चिराग पासवान भुगत रहे हैं। अब ये एनडीए छोड़ करके महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। यानी खेल और खिलाड़ी, खेल वही है, खिलाड़ी बदल गया है। खेल वही है, खिलाड़ी बदल गया है। तब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने को मजबूर हुए थे क्योंकि बीजेपी ने नीतीश को कट शॉर्ट कर दिया था। और अब चिराग पासवान एनडीए छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को कट शॉर्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इनके 5 सांसदों को अपनी तरफ करके और आज अब सीट देने तक को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि चिराग पासवान आप अपनी सीट ले लीजिए और बाकी आपस में आप फरिया लीजिए, तब मेरे पास आइए। अब आपस में कैसे फरिया लेंगे? आपने हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सांसदों को मंत्री बना दिया, और मंत्री बना देने के बाद जो ये बातें होती हैं, मंत्री बना देने के बाद आप पार्टी जब टूट गई तो आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है यहीं रहे और एक संसद की सीट के तहत रहे, एक लोकसभा सीट लेकर रहे। अब चिराग पासवान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में ये जो ताजा खबर आ रही है वो ये आ रही है कि चिराग पासवान वैशाली में जब रैली करने जा रहे हैं
तो इस रैली में जो सिम्टम्स वो दिखा रहे हैं, एनडीए का कोई नामो निशान नहीं है, अपने दम पर वो रैली कर रहे हैं। स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि वो एनडीए से दूर अपने दम पर रैली करने जा रहे हैं। इसमें किसी भी एनडीए के साथी को न न्योता दिया गया है, न इसकी इसकी सूचना दी गई है। यहाँ तक कि आप ये समझिए, वैशाली जो कि उनकी अपनी सीट है, वहां जो वो समर्थक वर्ग जो चले गए हैं, पारस के साथ हैं, उन समर्थकों के बीच में कैसे उन तक अपनी पैठ पहुंचाई जाए, कैसे वैशाली को मजबूत रखा जाए, इस पर चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट और बिहार प्राइड के नारे के साथ वहां मौजूद होने जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी बात और चर्चा करने की जरूरत है कि चिराग पासवान का महत्व बिहार की सियासत में इसलिए भी है कि बीते चुनाव में हम आंकड़ों के ख्याल से देखें तो करीब 22-23 लाख वोट चिराग पासवान को मिले हैं। चाहे उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा हो, चाहे उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा हो। लोकसभा चुनाव में भी वो 22 लाख और 23 लाख के बीच का आंकड़ा बना हुआ है। ये एक तरह से पूरे बिहार के वोटर्स के ख्याल से तो 0.5% होता है, लेकिन जिन सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं वहां के प्रतिशत को निकालते हैं तो 5% से ज्यादा बैठता है, और 5% वोट फिर मायने रखते हैं। तो इस वजह से चिराग पासवान में ये है कि कम से कम कुछ सीटों पर जो प्रभाव है वहां से वो सीटें निकाल सकते हैं, अपने दम पर नहीं। अपने दम पर नहीं निकाल सकते, ये बात तय है, लेकिन इनको अगर किसी का सपोर्ट मिलता है तो ये अपनी भी सीटें निकाल सकते हैं और अपने सपोर्ट से दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। यही चिराग पासवान की अहमियत है बिहार की सियासत में, और बिहार की सियासत में एक एक सीट महत्वपूर्ण है, ये बात समझ लीजिए। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं ले लेता हूं। सुमंता सरकार कह रहे हैं कि कभी आपकी बात सच नहीं हुई है, भगवान करे इस बार सच हो। तो सुमंत जी, ये जो राजनीतिक विश्लेषण होता है कुछ भविष्यवाणी नहीं होती है, और सच होने की बात है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हर बार बात झूठ होती है। कई आजकल की सियासत मोटे तौर पर यह समझिए कि अगर हम सत्ताधारी दल के खिलाफ कोई बात रखते हैं कि विपक्ष जीत जाएगा, तो चूंकि सत्ताधारी दल ज्यादातर जगहों पर जीत रही है तो विपक्ष के जीतने का विश्लेषण गलत हो रहा है। तो जो लोग सत्ताधारी दल के जीतने की कामना कर रहे हैं, बीजेपी की जीतने की का पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो लोग कहाँ गलत होते हैं? जब बंगाल में चुनाव होता है तो वो गलत हो जाते हैं, जब बिहार में चुनाव होता है तब वो गलत हो जाते हैं, महागठबंधन जब इलेक्शन लड़ता है, जब आपको इधर क्या नाम है, पंजाब में इलेक्शन होता है, जब हिमाचल में इलेक्शन होता है, ऐसे जगहों पर वो गलत हो जाते हैं। तो सही और गलत का एक ये बदला है। आप नाहक इस बात से परेशान होते हैं कि बात सच नहीं हुई है, भविष्यवाणी नहीं है, ये तो सिम्टम्स है जो हम दिखा रहे हैं। आप देखिए चिराग पासवान रैली करने जा रहे हैं, हर बार एनडीए का कुनबा साथ होता था, इस बार नहीं है। तो हम बता रहे हैं ना सिम्टम्स की, वो जा रहे हैं छोड़ने। उनके पास तेजस्वी यादव का ऑफर है, वो 8 सीट दे रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी 2 सीट देने के लिए तैयार है इंडिया गठबंधन। तो इस तरीके से 10 सीटें उनको मिल जाएंगी। तो अब उसमें वो जीतेंगे कितना, जीत सकते कितना है, ये एक अलग बात है। दूसरी प्रतिक्रिया लेते हैं, आपकी न्यूज गलत हुई तो बीजेपी आसानी से जाने नहीं देंगे चिराग को। देखिए हाशिर अहमद जावेद जी, हमारे विश्लेषण का आधार है कि ये नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मजबूर कर देंगे, मजबूर कर चुके हैं कि उनको वो 6 सीट मिलनी ही नहीं है, और 6 सीट मिलने का के झगड़े में बीजेपी स्वयं शामिल है, इसलिए वो इसको सॉल्व करने नहीं आ रही है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जाओ तुमने हमको हरवाया था, अब हम तुमको बदला ले रहे हैं। तो इस हालात में वो फंस चुके हैं कि चिराग पासवान के पास कोई चारा नहीं है। मैं कोई नहीं होता हूं किसी न्यूज को गलत करने या न्यूज को हैपनिंग कराने में, मेरा क्या रोल है? मैं तो सिम्टम्स ही बता सकता हूं। मैं तो चिराग पासवान को न प्रेरित कर रहा हूं, न तो नीतीश कुमार को प्रेरित कर रहा हूं।
लेकिन जो बातें हो रही हैं उसको पढ़ने की कोशिश, उसको बताने की कोशिश, यही तो मेरी भूमिका है। इसलिए मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। मगर मैं जो देख पा रहा हूं, नीतीश कुमार ने ये स्थिति बना दी है कि चिराग पासवान अब एनडीए में रहने की स्थिति में नहीं है। और ये बीते 8-10 दिनों से जो उन्होंने अपने आप को एनडीए से अलग कर लिया है, कोई मीटिंग नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तस्वीर देखी है क्या किसी के साथ? आपने चिराग पासवान को देखा है बीते 8-10 दिनों में? नहीं देखा। इसीलिए कि अब एनडीए ने मान लिया है कि इनको छोड़ के ही चलना है। और सीट में जो देरी हो रही है, देरी का कारण भी यही है कि ये खुद छोड़ दें, हमें हटाना ना पड़े, क्योंकि उससे पूरे देश में एनडीए में एक गलत मैसेज जाएगा। वो खुद हटाना नहीं चाहते, वो चाहते कि चिराग खुद छोड़ दें। यही टैक्टिस चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही होने वाला है, केवल चिराग पासवान क्यों। आइए दिनेश सिंह की प्रतिक्रिया लेते हैं। चिराग पासवान जी, आप मोदी के झांसे में न आवे, आप अविलंब इंडिया में शामिल हो जाएं। इंडिया में आपको मनोनुकूल सीट मिल जाएगी। नीतीश और मोदी मिलकर आपको कमजोर करना चाहते हैं। हालात को गंभीरता से ले। चिराग पासवान हालात को गंभीरता से ले चुके हैं, हालात को बिल्कुल गंभीरता से ले चुके हैं। अब उनको लग रहा है कि इसके पास बाद कोई चारा नहीं है। अगर हमने निर्णय लेने में देरी की तो फिर ऐसा न हो कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन अपनी सीटें तय कर लें और बाद में वहां भी मेरे लिए कोई स्कोप न बन जाए, तो अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में तो एक सीट निकालना भी मुश्किल हो जा सकता है। तो क्या उस स्थिति को लाने दें चिराग पासवान? नहीं, उस स्थिति को नहीं आने दें। इधर एनडीए में अगर हमें तवज्जो नहीं मिल रही है तो हम ये तवज्जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन से हासिल करें, ये उनकी कोशिश है। शिवकांत जी लिख रहे हैं 6800 ओबीसी एससी को नियुक्ति दो योगी जी। ये सवाल उठा रहे हैं शिवकांत जी। इस सवाल को उठाया जा रहा है शिवकांत जी, और फिर से जब यूपी विषयक बात होगी तो हम उसको जरूर उठाएंगे। और इमरान जी लिख रहे हैं कि सर 2019 में जो सीट 20,000 40,000 से कांग्रेस हारी थी, वो सीट का फायदा अब ज्यादा इंडिया अलायंस को मिलेगा। ये बात आप सही कह रहे हैं। जो कम वोटों के मार्जिन से सीटें हारी गई थी, और कम से कम उसकी गिनती 6 है। 6 सीटें ऐसी हैं जो 20,000 40,000 के अंतर से हारी गई थी। तो उन सीटों पर अगर पासवान जी, चिराग पासवान जी आ जाते हैं, और इस बार जो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से चुनाव लड़ रहा है, तो उसमें वो सीटें एक पक्ष में आती हुई दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकती हैं। शिवकांत जी कह रहे हैं योगी सरकार में राम राज्य नहीं रावण राज्य है। 6800 ओबीसी एससी आरक्षण चोरी, ये निश्चित रूप से उतनी बड़ी पैमाने पर नौकरी निकली और उसमें आरक्षण जो है नहीं लागू किया गया। उस सवाल को शिवकांत जी उठा रहे हैं। जीएसटी गपशप टाइम लिखते हैं कि सर घूम घाम के बीजेपी में ही रहेंगे। देखिए, ये आपका आकलन है, लेकिन हमें जो सूचनाएं मिल रही उस आधार पर हम बता रहे हैं। पत्रकार के विश्लेषण पर उंगली उठाकर भक्ति को उजागर करने की चेष्टा न करो। भक्तों, देखिए, भक्त बोल करके असल में ये शब्द गाली बन गया है, भक्त। और हम लोग कोशिश करें कि ऐसे शब्द ना बोले एक दूसरे के लिए। उंगली उठना चाहिए, तभी तो हम जवाब दे पाते हैं। उंगली उन्होंने उठाई तभी तो हम जवाब दे सके। तो ये हमेशा असहमति का सम्मान करेंगे हम, और हमें करना चाहिए। प्रेम जी, कांग्रेस कितनी सीट आ रही है, इसका कैलकुलेशन कैसे बताया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस या किसी भी पार्टी के बारे में ये जो पूरी इलेक्शन इंडिया वर्सेस एनडीए जब होगा, जब पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैं बोल नहीं रहा हूं, अलग से एक खबर लेकर आऊंगा। वो है मायावती जी की खबर, कि मायावती जी का क्या हो। जैसे चिराग पासवान चौंकाने वाले हैं, मायावती जी भी चौंकाने वाली। तो ऐसे में पूरे देश के लेवल पर जब तक इक्वेशन सही नहीं होंगे, कोई कैलकुलेशन कैसे कर सकता है। यही कारण है कि अभी जितने भी कैलकुलेशंस आ रहे हैं, प्री पोल आ रहे हैं, वो प्री पोल पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते। ये प्री पोल बिना गठबंधन के आ रहे हैं, ये प्री पोल बिना उम्मीदवारों को तय किए हुए आ रहे हैं। अब बताइए, चिराग पासवान क्या रुख अपनाने वाले हैं, अभी पता ही नहीं है। तो बिहार में
एनडीए कितनी सीटें ले लेगी और इंडिया कितनी सीटें ले लेगी, कैसे बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता है ना। तो ये इन सर्वेस पर, इन पोल पर हम कैसे विश्वास करें? और इसी तरीके से आपके जो प्रश्न है उसका हम कैसे जवाब दें? ये ईमानदारी से तो जवाब दिया ही नहीं जा सकता। अब हम अगर कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सोचने लगेंगे, बोलेंगे 50 से 150 सीटें आ जाएंगी, लेकिन ये बोलने का आधार क्या होगा? आधार होना तो बहुत जरूरी है ना, बिना आधार के तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन अच्छा, एक बात और लिख रहे हैं प्रेम जी, सिर्फ आप ही एक जर्नलिस्ट हो जो कह रहे हैं कि बीजेपी हार सकती है, बाकी सब मोदी विरोधी जर्नलिस्ट भी बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। देखिए, बीजेपी हार सकती है, इस बात को हम कई कारणों से देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन हम इसका जवाब किसी और समय देंगे, अभी इस बुलेटिन में नहीं देंगे, क्योंकि ये हम चिराग पासवान से संबंधित विषय पर बात कर रहे हैं। और हम थोड़ा सा इसी सवाल को, जो आपका सवाल है कि बीजेपी हार रही है बोल करके, चलिए आप फाइनल आंकड़ा छोड़ दीजिए, बिहार में आइए, बिहार में बीजेपी क्या कर रही है इसको देखिए। बिहार में बीजेपी ने 2014 में क्या किया था? 2014 में 22 सीटें जीती थी, 30 सीटों पर चुनाव लड़ा, 22 सीटें जीती थी, और तब नीतीश कुमार भी नहीं थे। और हालत ये थी कि 22 सीट बीजेपी को, 7 सीट उस समय एलजेपी को मिला था, और ऐसे ही 22 7 29 हो जाता है, और मैं थोड़ा और आंकड़ा भूल रहा हूं। तो इस तरीके से हुआ था। लेकिन जब 2019 आया, 2019 में बीजेपी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। उस समय वो तो पुलवामा हुआ, इसलिए देश में फिजा बदल गई, नहीं तो 2019 में ही बीजेपी का कॉन्फिडेंस खत्म था। यही कारण था कि अपनी जीती हुई 22 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया, और उसके नतीजे उसको बहुत अच्छे मिले, और उसके कारण जो भी रहे हो, लेकिन 39 सीटें आई। तो वही कॉन्फिडेंस का लेवल जो खत्म है इस बार 2024 में। 2024 में नीतीश कुमार को दोबारा अपनी पार्टी से बीजेपी को क्यों जोड़ना पड़ा? इतना अपमान सह करके भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा, क्योंकि वो अपनी हार देख रही थी। बीजेपी पूरे देश में अपनी हार देख रही है। महाराष्ट्र में उसने पहले से ही एनसीपी और शिवसेना को तोड़ रखा, इसके बावजूद आज भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि जिन जिन घटक दलों को तोड़ा है उसका बहुमत उनके साथ नहीं है। एक नाथ शिंदे के साथ जनता नहीं है, जो सीटें उनके पास है वो जीत नहीं सकते, वो उनको पता है। अजित पवार के साथ भी जनता नहीं है, वो सीटें जीत नहीं, अगर जीत सकते तो अजित पवार को 4 और 6 सीटें क्यों ऑफर करते? खुद बीजेपी मान रही है कि एक नाथ शिंदे यार 16 और 18 सीट पाने लायक नहीं है, तो इसलिए वो उनको बोल रहे हैं कि आप 10 ही सीट लो। इसका मतलब उसकी ताकत कमजोर हुई। तो जब बीजेपी जान रही है कि हमारे घटक दल की ताकत नहीं है, और उसको लग रहा है कि हम हार सकते हैं, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी के लक्षण बता रहे हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि वो हार सकती है। बिहार में भी वही हाल है। बिहार में नीतीश कुमार के सहारे वो चुनाव की डगर पार करना चाहते हैं। तो ये जो हालात हैं, मैं विश्लेषण रख रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि बीजेपी को डर लग रहा है कि वो चुनाव में हार सकती है, इसी कारण वो सब जगह ऑपरेशन चला रही है। कहीं ऑपरेशन हेमंत है, कहीं ऑपरेशन नीतीश है, कहीं ऑपरेशन जयंत है, कहीं ऑपरेशन मोडवाड़िया चल रहा है, कहीं ऑपरेशन कमलनाथ की भी कोशिश हुई। सारे ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं? इसीलिए कि बीजेपी को लग रहा है कि वो हार सकती है, और इस हार के, संभावित हार पर पर्दादारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये हवा बनाई है कि हम 400 पार जा सकते हैं। उस 400 पार बोलते बोलते 370 पर आए हैं ना। अरे थोड़ा और जब बात बढ़ेगी तो 370 भी छोड़िए, 270 पर आ जाएंगे। और चुनाव जब नजदीक आएगा, रिजल्ट आने लगेगा, तो गठबंधन पर डिपेंड करके हम कैसे भी सरकार बना लेंगे। चाहे हमें कम भी सीटें आएंगी तो हम दूसरी पार्टी को तोड़ के सरकार बना लेंगे, बनेगी तो हमारी ही सरकार, चाहे जो हो जाए। इस तरह की भाषा बोलने लगेंगे वो, आप देखते रहिए। लेकिन चूंकि बीते चुनाव में उनको 303 सीटें मिल गई, इसलिए वो चीजें ढक गई, उनकी कमजोरी ढक गई। लेकिन ये कमजोरी साफ है और दिख रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में
ओम प्रकाश राजभर जी को किस किस तरीके से अपने साथ जोड़ के रखा गया है। जिस मंत्री नहीं बना रहे थे अब मंत्री बना दिए कि लोकसभा चुनाव कम से कम हो जाने दीजिए, तब तक तो मंत्री रहना ही है। और उसके बाद में उनको अपने साथ किया गया। ये सब कमजोरी को बयां करता है। आप देख रहे हैं कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, जनता कितनी गुस्से में है, महिलाएं जलाई जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। अगर जिस घर में ये घटना घटती है, न्याय के लिए कोई जाता है तो उसको भी मरना पड़ता है, आत्मदाह करना पड़ता है या उनकी जान ले ली जाती है। इस तरह की घटनाएं घट रही, एक्सट्रीम लेवल पर असंतोष है। और यह असंतोष मीडिया के छिपाने से थोड़े छिपेगा। यह संतोष आज नरेंद्र मोदी जी कश्मीर चले गए और सारे सरकारी कर्मचारियों को बुला करके जो घुट्टी पिला दिया और पूरे देश में मैसेज दे दिया कि कश्मीर बदल गया है, तो बोल देने से कश्मीर बदल जाएगा क्या? कश्मीर 2019 में आपने वहां बाइफरकेट किया, धारा 370 हटाया, उसके बाद अभी जा रहे हैं 5 साल बाद जाने की हिम्मत जुटाए, वो भी पूरी तैयारी करने के बाद। तो ये आपकी कमजोरी बताता है, कोई कश्मीर बदल नहीं गया है। एक और प्रतिक्रिया अनिल मिश्रा जी की आ रही है कि सर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कार्यक्रम नहीं किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर मैंने किया था, मुझे जहां तक याद है मैंने किया था। लेकिन फिर भी इलेक्टोरल, आज सुबह भी मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लिया था, उसके सारे अपडेट्स लिए थे। और इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा है, और इतना बड़ा मुद्दा है कि पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा। और ताजा खबर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉन्ग्निजेंस ले लिया है, संज्ञान ले लिया है। प्रशांत भूषण जी ने एडीआर की तरफ से जो फाइल डाली है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है कि एसबीआई ने आपसे समय लिया, तो और इसलिए इस विषय पर आपको ये चाहिए कि इसको कंटेम्प्ट लिया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि कंटेम्प्ट का मामला तो चलेगा। बहुत गंभीर मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड में एसबीआई को कस करके अगर पकड़ लिया और कहा कि नाम बताना ही पड़ेगा, पूरा चुनाव बदल जाएगा जी, पूरा चुनाव बदल जाएगा। पता चल जाएगा कि कौन लोग थे जो धंधा ले रहे थे चंदा दे करके, उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ईडी का मामला है, प्रवर्तन निदेशालय का मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जब जनता के सामने आएगी, जनता उबल पड़ेगी। वो पोर्स में भी उतना नहीं उबली थी जितना अब उबल रही है। अब गुस्सा में आएगी अगर ये घटना सामने आती है। तो इसलिए ये निश्चित है कि एक शिवम तिवारी जी कह रहे हैं मोदी की लोकप्रियता बहुत है, आप हल्के में नहीं ले सकते। देखिए शिवम जी, लोकप्रियता बहुत है, इसको हम खारिज नहीं करते। लेकिन जिसकी लोकप्रियता बहुत होती है वही बहुत अलोकप्रिय भी होता है। बस एक टर्निंग पॉइंट की जरूरत होती है। जिस दिन जनता को पता चल जाएगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के उद्योगपतियों से को चंदा दे रहे थे और चंदा के बदले धंधा दे रहे थे, और ये चंदा नहीं था, ये कट मनी था, उसी दिन जनता इस पूरी लोकप्रियता को एकदम पलट कर रख देगी। और ये यही होता है। इसलिए हमारे विश्लेषण को इस तरह से आप भी हल्के में न लें कि हम ये कह रहे खारिज करें या स्वीकार कर रहे हैं। मोदी की प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, इसको कौन नहीं मान रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच तथ्य छिपा रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं। वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं, केवल संदेश खाली कर रहे हैं। वो महिलाओं पहलवानों पर कुछ नहीं बोलते हैं, वो बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलते हैं। ये सारी बातें क्या नहीं है, ये झूठ है क्या? ये तो सच है। वो बेरोजगारी की बात नहीं करते, वो महंगाई की बात नहीं करते, वो केवल हरे हरे सपने दिखाते हैं। ये भी सारी बातें सबके सामने है, सच है। तो लोकप्रिय होने के बावजूद कुछ तबके में अलोकप्रिय भी उतने ही हैं। मतलब जितने लोकप्रिय है, हो सकता है लोकप्रिय लोगों की संख्या उनके ज्यादा लोगों में लोकप्रिय हो, लेकिन अलोकप्रिय भी वो कम लोगों के बीच नहीं है। और ये जो फर्क है ये मिटता जा रहा है, दूरी कम होती जा रही है। और जिस दिन ये पलट जाएगा, सत्ता से बाहर हो जाएंगी। ये प्रक्रिया चल रही है, चुनाव उसी का नाम होता है, चुनाव जनता उसमें फैसला करती है। अब चिराग पासवान से कोई पूछे ना भारतीय जनता पार्टी के बारे में राय क्या है, क्यों अब चुप्पा लगा के घर में बैठे हुए हैं गुमसुम। अब चिराग पासवान बताएं कि क्यों उनके साथ अन्याय हुआ, वो तो हनुमान थे। लेकिन श्री राम का
जो भूमिका है, श्री राम का जो चरित्र है, उस चरित्र को जीना क्या आसान बात है? श्री राम का चरित्र तो जी नहीं पाए जिनके लिए वो हनुमान बन रहे थे। तो वो बात सामने है। जिनके ऊपर पूरा भरोसा किया, जिनके लिए संजीवनी बूटी लाने का काम किया, सरकार में सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ी पार्टी, बड़ा भाई की भूमिका निभाने का काम किया, उसी पार्टी को तोड़ डाला, उसी पार्टी को काट डाला, छोटा कर डाला। तो ये चिराग पासवान क्या कहेंगे? बीजेपी के भीतर देखिए, बीजेपी के भीतर क्या हालात हैं भाई। जिन लोगों को टिकट मिला, वो टिकट उम्मीदवार चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो थैंक यू बोल रहे हैं। समझिए क्या हालात हैं कि टिकट नहीं मिला तो थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये कोई डिसिप्लिन का मामला नहीं है, ये अंदर पनप रहे बहुत जबरदस्त असंतोष का मामला है, ये तानाशाही का मामला है कि पार्टी के भीतर भी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, या तो सीधे संन्यास ले रहा है कोई। भाई कह रहा है नितिन पटेल ने संन्यास ले लिया, बोले कि बहुत अच्छा है, थैंक यू है, जान रहे कि हम वो पार्टी के भीतर भी नहीं लड़ सकते, पार्टी के बाहर भी नहीं लड़ सकते, क्या करें, छोड़ो जाने दो, संन्यास ले लो। वो असंतुष्ट होकर संन्यास ले रहे हैं। भाई जयंत सिन्हा संन्यास ले रहे हैं, क्यों संन्यास ले रहे हैं? ये भी असंतुष्ट होकर संन्यास ले रहे हैं, कोई खुशी खुशी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, या जो तानाशाही रवैया है उसका शिकार सबसे पहले बीजेपी परिवार हुआ है, और सबसे ज्यादा उनके लोग उसका शिकार हुए हैं। उसके बाद घटक घटक दल उसका शिकार हुए हैं, सारे घटक दल को तोड़ा है बीजेपी ने। विपक्ष तो बाद में, विपक्ष पर तो सीबीआई, ईडी, आईटी और तमाम चीजों का के जरिए हमला किया गया ना, लेकिन तानाशाही का शिकार तो वो खुद पहले हुए हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। कुछ प्रतिक्रियाएं और लेते हुए, चिराग पासवान जिंदाबाद कह रहे हैं एलजेपी, चंदनजीत कुमार जी कह रहे हैं इसी तरीके से एलजेपी खेला करेगा, ये भी कह रहे हैं। चिराग पासवान खेला करेगा, फिर से लिख रहे हैं। हशीर अहमद जी कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, एक टर्निंग पॉइंट चाहिए इंडिया को बीजेपी को हराने के लिए। राहुल झा जी कह रहे हैं प्रेम जी, पटना में बार बाला को नचाया गया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इस पे आपका क्या विचार है? मैं पक्का सबूत से साथ बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है। राहुल झा जी, हम आपसे असहमत नहीं है, और ये जो आप बता रहे हैं ना, ये पहली घटना नहीं है। हम लोग को याद है कि लगभग 20 साल 25 साल पहले भी जो रैलियां हुआ करती थी, तो आप उसको बार बाला बोल रहे हैं, लेकिन ये वहां पर वो नाचने गाने का ये कल्चर रहा है, और उसकी तस्वीरें भी हम छापा करते थे और उसकी आलोचना करते थे, निंदा करते थे। ये परंपरा, बुरी परंपरा बादस्तूर जारी है और गलत है और निंदनीय है। लेकिन फिर भी ये मानना कि सिर्फ बार बाला के कारण ये भीड़ इकट्ठा हुई है, ये नहीं माना जा सकता। जब इतनी बड़ी रैली होती है, जब रात रात भर लोगों को जागना होता है, तो लोग मनोरंजन के लिए गीत गाना ये सब इंतजाम करते हैं, उसमें कुछ एक लोग जो है ऐसा आयोजन भी कर डालते हैं। ये निंदनीय होकर के भी रैली की महत्व को कम करने वाला उदाहरण नहीं है, मैं ये कहता हूँ। आईएस पटेल कह रहे हैं कल बेतिया की रैली में लोकप्रियता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। तो पटेल साहब वो उस तस्वीर को याद दिला रहे हैं जिसमें कुर्सियां खाली थी। तो बताइए ना, एक तरफ तेजस्वी की रैली में इतनी जबरदस्त भीड़ जुट रही है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की रैली में कुर्सियां खाली हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बीजेपी और एनडीए बुरी तरीके से बिहार में हार रही है। और चिराग पासवान समझ रहे हैं, चिराग पासवान एक मौसम विज्ञानी, सियासतदान, अपने पिता रामविलास पासवान जी के बेटे हैं ना, तो मौसम का विज्ञान तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। तो चिराग पासवान ने भांप लिया है, देख लिया है कि एनडीए के साथ रह करके वो अपनी सीटें नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अब वो अपना स्टांस बदल रहे हैं, अपना तरीका बदल रहे हैं, और वो जो वैशाली की रैली है निर्णायक होने जा रही है, और वो फैसला करने जा रहे हैं कि एनडीए छोड़ेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं, सारे सिम्टम्स मौजूद हैं। और जो चिराग पासवान जी के नजदीकी लोग हैं,
वो लोग खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन इशारों में जब हम सवाल करते हैं तो वो मुस्कुरा करके, या आप तो समझते हैं, आप तो जानते हैं, बोल करके कोई बीच का वाक्य बोलते हैं, जिससे जो हम मतलब निकाल रहे हैं उसका मतलब यही है कि चिराग पासवान अब एनडीए में नहीं रहने वाले हैं, ये हम कह रहे हैं। और एनडीए में नहीं रहने वाले हैं तो डेफिनेटली इंडिया में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अकेले अब दो ध्रुवीय चुनाव में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने की गलती नहीं करेंगे। ये इस खबर को यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं और रोकना चाहते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक आखिरी प्रतिक्रिया भी पढ़ लेता हूँ। राहुल झा जी लिख रहे हैं, सर मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि पब्लिक के सिर्फ उसी से नहीं आए, मगर क्या बार बाला का डांस करना एक पार्टी के मंच पे अगर उसका के कारण 1000 पब्लिक भी आई तो वो गलत है, और कोई फिल बार आरजेडी के प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम आपसे असहमत नहीं है, आपसे सहमत हैं कि ऐसे आयोजन को नैतिकता के पैमाने पर कसना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए, ऐसी हैपनिंग को रोकने की के लिए, उसको हतोत्साहित करने के लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। नमस्कार।